हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एवर लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में आपके आने वाले एग्जाम सीटी 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स टेस्ट देने वाले हैं। यानी कि स्टार्टिंग आपके जो 15 क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी के होंगे, प्लस में पैडागोगी भी होगी, और नेक्स्ट आपके जो 15 क्वेश्चंस होंगे आपके इंग्लिश के पैडागोगी क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के वीडियो के अगर हम हिंदी के क्वेश्चंस की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, या फिर ऑप्शन 4 कि बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? आपको इस टाइप का हम करवा भी चुकी हूँ। इंग्लिश पैडागोगी के वीडियो में भी इस बारे में आपको बताया था और हिंदी में भी आपको बताया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। और ये कथन कहा किसने था? ये भाषा विज्ञान के जो जनक है चॉम्स्की, यानी नोआम चॉम्स्की ने कहा था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है किसमें? लिखने में, सुनने में, बोलने में, या फिर पढ़ने में। आपको जो अक्षमता है इससे संबंधित एक वीडियो आपको डाला था मैंने, जिसमें सभी टाइप की जितनी अक्षमताएं होती हैं, अशक्तता होती है, उसके बारे में बताया था। तो डिस्ग्राफिया का संबंध है लिखने से, यानी अगर बच्चा लिखने में असमर्थ है तो इसका मतलब से डिस्ग्राफिया है। अगर वो जो बच्चा है बोलने में असमर्थ है तो क्या उसे? तो उसे अफेजिया है या फिर डिस्फेजिया भी बोलते हैं। और अगर पढ़ने में असमर्थ है तो उसे क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला जा रहा है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? आपके ऑप्शन है हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, या फिर बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। क्या राइट आंसर होगा? यानी प्राथमिक स्तर पर हम किसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, यानी हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं हम उसमें होनी चाहिए एक पाठ्य पुस्तक में। जरूरी नहीं कि प्रसिद्ध लेखक ही उसमें हो, उसमें नैतिक मूल वाली ही कहानी हो या फिर अभ्यासकार हो, उसमें हर तरह का रूप होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, या फिर ऑप्शन 4 कि आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। क्या राइट आंसर होगा बहुभाषिक कक्षा के बारे में? एनसीएफ में भी आपको इस बारे में समझाया था, जब एनसीएफ का आपको वीडियो प्रोवाइड किया था कि जो बहुभाषिक कक्षाएं होती हैं, बहुभाषिकता जो होती है एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, यानी वो संसाधन के रूप में हमें उसे देखना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा की लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश। क्या राइट आंसर होगा? यानी भाषा हम सीखते हैं एक तो तरीका होता है, एक भाषा अर्जित करते हैं। हम स्कूल में जाके कोई भाषा सीख रहे हैं तो हम उसे मतलब सीखना है, और अगर अपने आप जो भाषा सीख जाते हैं उसका मतलब हम अर्जित कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी भाषा का उपलब्ध परिवेश ही इसका मुख्य आधार होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान, या फिर संप्रेषण। क्या राइट आंसर होगा? सभी को सॉल्व हो गया होगा? ऑप्शन 4 सही हो जाता है, यानी संप्रेषण, भाषा का आदान प्रदान होना ही इसे संप्रेषण बोलते हैं। तो संप्रेषण ही भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, या फिर सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर क्या होगा इसका?
ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। यानी हम बच्चों को एक कहानी सुना दें, कहानी सुनने के बाद हम बोले कि आप सभी क्या करें, अब उसी कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। मतलब बुक से उनको कॉपी नहीं करना है, उन्हें अपने शब्दों में उस कहानी को लिखना है। तो सबसे बेटर तरीका होगा कि हम बच्चों को जान पाए उनकी लिखने की कुशलता और अपने विचारों को कैसे रख पा रहे हैं, कि किस टाइप से रखते हैं, तो उनके हम विचारों को जान सकेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि कविताएं सुनी सुनाई जाएं में क्रिया क्या है। ठीक है, एक वर्ड है आपका, ये सेंटेंस दिया गया है, वाक्य दिया गया है कि कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया कौन सी है, द्विकर्मक, अकर्मक, सकर्मक या फिर प्रेरणार्थक। क्या राइट आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनी और सुनाई जाए। समझ गए होंगे इसका राइट आंसर द्विकर्मक, यानी एक सुनना भी एक कर्म हो गया, यानी क्रिया हो गई, और सुनाना भी हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे 8 का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 की सांस्कृतिक में प्रत्यय है का, तिक, कृतिक या फिर एक। क्या राइट आंसर होगा? सांस्कृतिक में क्या प्रत्यय होगा? आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 4, एक प्रत्यय लगा हुआ, यानी संस्कृति से बना हुआ, संस्कृति में एक प्रत्यय को जोड़कर हमने सांस्कृतिक शब्द का निर्माण किया है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन ये हैं प्रवाह, तटनी, जयमाला या फिर नद। सरित का समानार्थी नहीं है ये बोला जा रहा है नहीं पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन 3, यानी जयमाला नहीं होगा। सरित यानी नदी, तो नदी का प्रवाह हो जाएगा, तटनी हो जाएगा, नद हो जाएगा, लेकिन जयमाला नहीं होगा, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कि अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है, ता, ते, ती या फिर बड़ी ती। क्या राइट आंसर होगा? यानी किस शब्द को हम लास्ट में जोड़ सकते हैं। प्रत्यय का मतलब तो ये होता है ना कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष शब्द के लास्ट में जुड़ जाए, अंत में जुड़कर उसमें कुछ विशिष्टता उत्पन्न कर दें, तो वो हमारे क्या होते हैं? प्रत्यय। और जबकि आगे जुड़ जाए तो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 1, यानी अगर बड़ा ता प्रत्यय जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? अनिश्चितता बन जाएगा, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के लिए अवसर दे, या फिर बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को एक कक्षा में स्थान दे, या फिर ऑप्शन 4 कि बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे। क्या राइट आंसर होना चाहिए? सारे ऑप्शन फिर से एक बार पढ़ लीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यानी बच्चों को भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति बढ़ने के उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए ताकि बच्चे स्वयं उस चीज़ को कर सकें। फिर क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। यानी अगर बच्चों के भाषा का आकलन करना है तो कौन सा सवाल बच्चों से पूछा जाए जो सबसे कमजोर होगा उनके इस आकलन में। ऑप्शन ये है कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, या फिर केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, या फिर ऑप्शन 4 कि अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। यहाँ पे सबसे कमजोर की बात की जा रही है, यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन की बात नहीं की जा रही है। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। सिंपल सा आंसर बच्चे दे देंगे चिमटा खरीदा, तो इससे कोई भाषा का आकलन नहीं कर पाए ना। लेकिन अगर हम उसके कुछ ऐसे पूछे कि किस बात से बच्चे घबराते हैं, तो कुछ डिस्कशन होगा, कुछ बातें होंगी, या फिर किन किन बातों में कम परेशानी होगी, तो इसमें बातें करेंगे बच्चे। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 14 की हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, या फिर ऑप्शन 4 कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? इन चारों में से क्या आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए?
तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सेकंड, यानी बच्चों की भाषा जो प्रगति कर रहे हैं हम उन्हें अभिभावकों उनके अन्य शिक्षकों को बताएं, ये आकलन का उद्देश्य नहीं होगा। मतलब इससे बच्चे, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या बच्चों का आकलन हम कर सकेंगे? ये तो कोई ज़रूरी उसका अंग नहीं होगा ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे जो हिंदी पेडागोगी का लास्ट क्वेश्चन होगा। किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आपके ऑप्शन है अवनद्ध, अवलेह, अवक्षेपण या फिर अवधि। किसमें अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? क्या राइट आंसर होगा? यानी ऐसे हम उससे हम अव शब्द को अलग कर ले तो बाकी का शब्द का भी हमारा कोई मतलब रहना चाहिए, तो वो हमारा होगा उपसर्ग। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, यानी अवधि। अवधि खुद एक रूढ़ शब्द है, यानी एक कह सकते हैं रूढ़ शब्द का मतलब हो गया एक प्रारंभिक, एक मूल शब्द है। इसको हम तोड़ नहीं सकते, तोड़ेंगे तो हमें अर्थ नहीं मिलेगा। इसे अव अलग कर दो, क्या धी का मतलब रह जाएगा? धी का मतलब तो कुछ नहीं होगा ना। देखिए अवनद्ध हो गया, अवलेह हो गया, अवक्षेपण, ये सभी का अर्थ निकलता है। तो इस तरह से हिंदी पेडागोगी तो आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश पेडागोगी की तरफ, ठीक है। और जिन लोगों ने इंग्लिश नहीं ली हुई है, मतलब कि उन्होंने संस्कृत ली हुई, तो वो लोग यहाँ से वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। या फिर अगर आप इन फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आगे किसी केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि केवीएस में क्या है कि आपको संस्कृत नहीं मिलेगी। आप सोचेंगे कि आप चलिए इंग्लिश से बच जाएं और आपको फिर आगे चल के संस्कृत काम कर जाएगी, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे इंग्लिश, मतलब संस्कृत से, लेकिन केवीएस में होगा। केवीएस में अगर आप जब प्राइमरी वाला एग्जाम आप देखें, अगर प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं केवीएस में, तो वहाँ पर आपको संस्कृत देखने को नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे इंग्लिश देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसे लोग जो इन फ्यूचर तैयारी करना चाहते हैं केवीएस की, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे जो इंग्लिश का होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इंग्लिश का पहला क्वेश्चन, तो इंग्लिश का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ टीचर डिवाइड्स द क्लास इन स्मॉल ग्रुप्स एंड आस्क्स देम टू डिस्कस एंड प्रेजेंट देयर व्यूज ऑन सेफ एनवायरनमेंट। तो देन students are free to plan and present their choice and creativity. The teacher is facilitating them as and when required. Which approach or method is followed in the class? What should be the right answer? क्या राइट आंसर होना चाहिए इसका? आप फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि एक टीचर है वो मतलब डिस्कस कर रहा है अपने बच्चों के बीच में, स्मॉल ग्रुप्स उसने बनाए हुए हैं, और किस टॉपिक में बात कर रहा है? वो सेफ एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। और बच्चे जो एकदम फ्री हैं, कोई भी अपनी चॉइस, कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो जो टीचर ये जो काम करवा रहा है वो किस अप्रोच या किस मेथड का यूज़ कर रहा है? तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का यूज़ कर रहा है। यानी बच्चे खुद अपनी जो चॉइस होगी, अपनी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, खुद चीज़ों को कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब ऐसी चीज़ें होती है तो उसे क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बोलते हैं। तो नेचुरल अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच से एक तरह से हो गया कि हम क्या बोले कि हम कुछ क्वेश्चन को पहले क्या बोला कि हमने कुछ क्वेश्चन पुट अप किए स्टूडेंट से, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम, क्या ये सब चीज़ें पूछे। तो अब बच्चे क्या होंगे, जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम, क्या आपसे बोल दिया कि आई एम डूइंग दिस, मतलब इस टाइप की चीज़ें पूछी। तो बच्चों को समझ में आ गया कि अच्छा अब हम पहले क्या आई यूज़ करते हैं, फिर एम यूज़ करते हैं, फिर ING वर्ड यूज़ किया, ये सब चीज़ें। तो अब बच्चे उस चीज़ के उसी टाइप के आंसर दी, तो वो हमारे एक स्ट्रक्चरल बन गया है ना, स्ट्रक्चर बन गया। जबकि कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, चीज़ों को अपने आप से खुद करें, या कुछ हम डिस्कवर कर रहे हैं बच्चे, या खुद से चीज़ें सीख रहे हैं, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो जाती है। डिडक्टिव में क्या होगा, बच्चों को पहले कुछ रूल्स दे दिए जाएंगे, रूल्स देने के बाद में कुछ उनको फिर इसके बाद चीज़ों को एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, फिर उनको रूल्स को कैसे उसमें अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें, तो वो हमारी डिडक्टिव अप्रोच हो जाती है। नेचुरल अप्रोच में क्या होगा कि हमको उनको मदर टंग का यूज़ नहीं करवाएंगे, हम नेचुरली चीज़ों को मतलब बताते जाएंगे और बच्चे उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारा नेचुरल अप्रोच हो जाता है। तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। और ये जितने भी अप्रोचेस से मैंने आपको जो पेडागोगी वीडियोज़ करवाए हैं, अब तक 4 वीडियोज़ हो चुके हैं, और मैंने आपको बोला था कि मैं 5 वीडियोज़ में आपकी इंग्लिश पेडागोगी कंप्लीट करा दूँगी। तो उसमें से 4 वीडियो आ चुके हैं, लास्ट वीडियो एक आना बाकी, जो कि आपका नेक्स्ट जब ये क्लास होगी, यानी कि नेक्स्ट सैटरडे को आपकी क्लास होगी, उसमें आपका 5th वीडियो आएगा। तो आप उन चारों वीडियो को देख लीजिए, डिवाइस कर लीजिए, देन आप इस टेस्ट को मतलब देखेंगे तो आपके लिए बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है कि अ टीचर ऑफ क्लास 4 brought some interesting books and distributed them among the students. Then she said, "Today let's have fun and read these books for our pleasure." This reading is called, आपके ऑप्शन है इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, प्री रीडिंग या फिर पोस्ट रीडिंग। ये किस टाइप की रीडिंग होगी? क्या राइट आंसर होगा 17 का? तो 17 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी एक्सटेंसिव रीडिंग है। एक तरह से इंटेंसिव रीडिंग क्या आपको बताया था मैंने, इंटेंसिव मतलब जो इसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही फोकस्ड होकर पढ़ रहे हैं, बहुत ही स्कैनिंग से पढ़ रहे हैं। प्री रीडिंग तो हो गया कि हम किसी चीज़ को पढ़ने से पहले थोड़ी चीज़ें बच्चों से बातें कर ले उस चीज़ के बारे में। पोस्ट रीडिंग मतलब पूरी रीडिंग कंप्लीट कराने के बाद में करें। तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है ऊपर फटाफट चीज़ों की एक बार हम ओवरव्यू टाइप का बच्चों को ऐसे कुछ पढ़ाना होता है तो हमने एक रीडिंग करवा दी, तो वो हमारे एक एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। अब जब टीचर से एक एक पैराग्राफ को लेकर समझाएगा तो वो एक तरह से इंटेंसिव रीडिंग कराता है। ठीक है, मैं आपको जो आपके डाउट्स है सारे ऑप्शंस को भी क्लियर करके बताते जाऊंगी कि आखिर ये ऑप्शन आके क्यों नहीं किया और ये ऑप्शंस क्यों हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कि अ 2.5-year-old child picks up his sibling's book and looking at the pictures tells a story. The child is emergent reader, emergent story writer, emergent writer या फिर emergent student। तो वो जो चाइल्ड है वो किस टाइप का एक रीडर है या राइटर है? तो क्या राइट आंसर होगा 18 का? वो केवल पिक्चर्स को देख एक स्टोरी बता रहा है, अपने जो सिबलिंग मीन्स अपने भाई बहन को बता रहा है, तो केवल पिक्चर्स को देख के बता रहा है। तो उसका मतलब वो क्या है? वो कोई राइटर तो है नहीं, क्योंकि कुछ लिख तो नहीं रहा है, राइटर तो ऑप्शन होंगे नहीं। इमर्जेंट स्टूडेंट, अभी वो स्टूडेंट नहीं है क्योंकि 2.5-year-old है, तो वो एक तरह से इमर्जेंट रीडर है ना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है A teacher of class 3rd finds that some students understand the concept more clearly when she explains them orally. Then their learning style is kinesthetic, aesthetic, ऑडिटरी हो जाते हैं। ऑडिटरी उसकी लर्निंग स्टाइल है, वो केवल बच्चों को क्या हो रहा है एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओरली सारी चीज़ों का एक्सप्लेन किया है तो इससे से बच्चे बस सुन रहे हैं उस चीज़ों को, है ना, सुनकर चीज़ों का अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ऑडिटरी होगा। विजुअल में होता है कोई चीज़ हम देख रहे होते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में है क्या टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट for the information and create their own interpretation beyond the literal level. So which sub-skill is she practicing in the class? Inferring, summarizing, paraphrasing और predicting। ये सारे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, इन्फरिंग, समराइजिंग, तो ये सारे वर्ड्स मैंने आपको कराए हुए हैं। जो लास्ट मेरा वीडियो था 4th पार्ट वाला इंग्लिश पैडागोजी का, उसमें जो सीटेट के फेवरेट वर्ड्स हैं जैसे कि समराइज करना, इन्फर करना और इसके बाद में कई सारे आपको वर्ड्स हैं, तो वो सारे वर्ड्स आपको उसमें कराए। करीब 15 to 20 वर्ड्स होंगे जो बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपके लिए अगर आप उनका मतलब जान लेते हैं। तो वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी इन्फरिंग। ठीक है, अब इन्फरिंग का मतलब होता है कि हम अगर कोई चीज़ रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, रीडिंग करते समय हम क्या पूरी इन्फॉर्मेशन को इधर समझ के पढ़ रहे हैं, अपनी जब कोई चीज़ समझ ले फिर अपनी चीज़ भी उस पर डालना क्रिएट कर रहे हैं, उस पर हम अपने थॉट्स रख रहे हैं, हम सारी चीज़ों को इंटरप्रिटेट करके पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है वो इन्फर कर रहे हैं। इस टाइप के रीडिंग स्टाइल को, इस टाइप की जो सब स्किल को इन्फर बोलते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरीज प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, हेल्प द टीचर टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, हेल्प टू टीच एंड लर्न न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स और यूज मैनी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न देम। क्या राइट आंसर होगा? हम स्टोरीज वगैरह करवाते हैं तो हमारा मेन उसकी इम्पोर्टेंस रोल क्या होता है, वो स्टोरीज हमारी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं स्टूडेंट की लाइफ पर, चाइल्ड के लाइफ पर। तो राइट आंसर क्या होगा 21 का? 21 का राइट आंसर होगा 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 21 का
तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल। अगर हम क्या करते हैं, स्टोरीज पढ़ा रहे हैं तो स्टोरीज में क्या होता है, हर चीज़ देखिए उसमें फीमेल्स भी होंगे, मेल्स भी होंगे, कुछ ना कुछ स्टोरी का बैकग्राउंड होगा, कुछ उसका कंक्लूजन निकलेगा। तो ये तरह से पूरे हर एक तरह से लैंग्वेज का पूरा रूप दे दिया जाता है ना, इस वजह से हमारा यूजफुल होगा। वही अगर हम देखें ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, देखिए कहीं पर अगर डिसिप्लिन वगैरह आ रहा है कि टीचर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कर रहा है तो हमारा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, तो इसको हम लेंगे नहीं। सी में बोला जा रहा है हेल्प टीच एंड लर्न डिफिकल्ट वर्ड्स, बच्चों को याद कराने की बात की जाए तो ये नेगेटिव वर्ड है, हमें बच्चों को डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डी ऑप्शन में बोला कि मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर, देखिए कहीं पर ग्रामर रूल्स पढ़ाने की बात हो, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स सिखाने की बात हो, रोड लर्निंग की बात हो, हम डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो होती है वहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, तो ये राइट आंसर आपका हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑन द ऑनेस्ट वुड कटर the teacher started a discussion with the students on honesty. Okay, what is the teacher trying to achieve with this activity? ठीक है, आप समझ गए क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शंस हैं, एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, assess स्टूडेंट्स लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूजेस, एक्टिवेट स्टूडेंट्स अटेंशन, और ये आपने स्टोरी सभी ने पढ़ी होगी ना, द ऑनेस्ट वुड कटर, हिंदी में पढ़ी होगी और इंग्लिश में भी पढ़ी होगी। तो बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाने से पहले हमने क्या, बच्चों को तो सबसे पहले हमने ये बोला, डिस्कस कर लिया कि ऑनेस्टी आखिर क्या होती है। तो हम ऐसा करके फिर जब ऑनेस्टी उनके बारे में बता दिया, फिर हमको उस चैप्टर पे ले जाएंगे। तो ऐसा करके टीचर क्या करना चाहता है, तो राइट आंसर क्या होगा 22 का, 22 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, यानी हम बच्चों को थोड़ा प्रीवियस नॉलेज से चीज़ें अटैच करवा सकें कि जैसे कि ऑनेस्टी क्या होती है, हम झूठ ना बोले, अगर आपसे बोले जाए आप होमवर्क करके आए हैं तो आप बोले कि हाँ होमवर्क करके आए हैं, अगर नहीं करके आए तो आप बहाना मत बनाएं, ये सारी चीज़ें ऑनेस्टी है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि अ चाइल्ड गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल, द टीचर वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट शी वुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बट could not speak in English. She is a multilingual, linguist, monolingual और bilingual. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। वो चाइल्ड कैसा होगा, जरूरी नहीं अगर उसे इंग्लिश नहीं आती लेकिन उसे 4 लैंग्वेजेस आती हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो बच्चा कैसा है, नॉर्मल सी बात है, मल्टीलिंगुअल है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है। और बायलिंगुअल का मतलब हो गया 2 लैंग्वेजेस बोलना, मल्टी मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलना, मोनोलिंगुअल मतलब सिर्फ एक लैंग्वेज बोलने वाला। ठीक है, और लिंग्विस्ट मतलब भाषाविद को बोलते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th व्हाइल रीडिंग अ चैप्टर फाइंड सम डिफिकल्ट एंड अनफैमिलियर वर्ड्स एंड इज नॉट एबल टू गेट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, ही शुड गेस द मीनिंग इन कॉन्टेंट, ask his classmate every time to help, ask the teacher, or ignore or skip the word and keep reading. तो वो जो क्लास 5th का जो स्टूडेंट है उसे क्या करना चाहिए, उसे जो डिफिकल्टीज आ रही है अपने चैप्टर को पढ़ने के समय और उसे अनफेमिलियर वर्ड सिखाई दे रहे हैं, उनका उसके मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। तो क्या राइट आंसर होगा 24 का, बेस्ट आंसर होगा कि गेस द मीनिंग इन कंटेंट। देखिए हम इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चों को इनकरेज करते हैं कि अगर जैसे जब भी कोई रीडिंग करवाई जाए तो रीडिंग कराने का जरूरी नहीं कि आपको सारे वर्ड्स का मतलब पता हो, लेकिन क्या करते हैं आप मतलब ना भी पता होते हैं उस कंटेंट से रिलेटेड आप उसका गेस करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये जो वर्ड्स है लगभग इसका मतलब ये होगा, यानी आप वर्ड्स ना जानते हुए भी आप पूरे पैराग्राफ के एक तरह से एक ओवरव्यू समझ जाते हैं, आप समझ लेते हैं कि इस बुक में इस चैप्टर में क्या बात की जा रही है, भले आपको सारे मीनिंग्स का मतलब ना बताओ, है ना। तो इसके लिए हम इनकरेज करते हैं, तो ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है, तो इसे आप में ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो 24 का ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में है A teacher of class 5th wishes to teach a complex language structure from the syllabus. तो she should, आपके ऑप्शन है, focus on listening speaking practice instead of teaching grammar, use a grammar game with a focus on this complex structure. Option C, ask students to memorize the rules. Option D, not use a complex structure and avoid it.
क्या राइट आंसर होगा इसका? आपने राइट आंसर को चूज कर लिया होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपको हो जाता है 25 का ऑप्शन बी, यानी यूज अ ग्रामर गेम विद अ फोकस ऑन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये सबसे बेटर तरीका, आप रूल मतलब गेम वगैरह करवा दे, स्पोर्ट जो रहता है। तो ग्रामर गेम में क्या होगा, बच्चे बहुत ही खेल खेल में सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। वही अगर बोला जा रहा है फर्स्ट में अगर देखें तो इसमें बोला जा रहा है कि लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस करवा दें। देखिए किसी चीज़ की हम प्रैक्टिस ज़्यादा करवाएं से बच्चे नहीं सीखेंगे। हम क्या उनको ऐसे, क्योंकि जब छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, देखिए प्रैक्टिस एक तरह से आपका पॉजिटिव है, लेकिन उसके देखिए उसको हम रोड की तरह ले सकें कि रोटिंग करवा रहे, तो वो चीज़ हमारा सही नहीं है। और जैसे कि ये दिया हो कि आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज द रूल, हमें रूल्स अभी बताया, तो रूल्स मेमोराइज करने पे भी हमें इनकरेज नहीं करना है, हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अवॉइड करने की बात भी नहीं करनी है। तो राइट आंसर हो जाता है ग्रामर रूल। देखिए अगर आप कुछ भी यहाँ पर आप समझा रहे हैं, आप कोई भी आंसर देते हैं, तो आपको क्लास 5 तक के बच्चों के लिए सोच के करना है कि हम लोग कैसे सिंपल जो है उन चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उन्हें ग्रामर गेम खिलवा कर सिखा दें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में है, जो कि ये क्वेश्चन कितनी बार मैं आपको क्लियर कर चुकी है। आई थिंक जितने भी 4 वीडियोस, हर एक वीडियो आपको इस बारे में जरूर आपको बताया है। 26 में कि एज पर नॉम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हेल्प चिल्ड्रन। देखिए आज तो ये हिंदी में भी आया। आपके ऑप्शन है जनरेट ग्रामर रूल्स, इमिटेट द लैंग्वेज स्पोकन बाय एडल्ट्स, लर्न ए सेकेंड लैंग्वेज इजली, और ऑप्शन डी कम्युनिकेट एक्टिवली इन सेकेंड लैंग्वेज। क्या राइट आंसर होगा? नॉम चॉम्स्की ने क्या बोला, जो लैड हमारे अंदर होता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होती है, ये बच्चों को किस चीज़ में हेल्प करती है? तो 26 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जनरेट ग्रामर रूल्स। उन्होंने बोला था कि जो ये जो डिवाइस होती है ना, हम बच्चा कोई भी लैंग्वेज बोलता हो तो वो अपने आप से एक जो होती है एक यूनिवर्सल ग्रामर, जो अपने आप रूल्स जो बना लेता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, और अगर बोला जाए कि जो यूनिवर्सल ग्रामर, फादर ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर कौन है, तो आपको याद रखना है वो नॉम चॉम्स्की ही है। ठीक है, ये लेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आपको याद रखना है नॉम चॉम्स्की ने दिया। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। और अब है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपके ऑप्शन है एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे। Second, children come to school with a treasure of experience and their mother tongue acts like a resource in learning English. ऑप्शन सी children's first language is a hurdling in learning English, या फिर ऑप्शन डी it is difficult to teach English as they use their first language in every aspect and ignore English. क्या राइट आंसर होगा? अगर आप खुद एक टीचर, अगर आप खुद क्या करेंगे, तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकंड सही होगा, है ना। ये आपको पहले भी करा चुकी हूँ कि जो चिल्ड्रन है वो जो अपने मदर टंग के साथ में आते हैं, तो हमें एक तरह से रिसोर्स है उसको यूज़ करना है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन भी राइट हो जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में कि द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस, फ्रेजेस कंबाइन टू फॉर्म क्लॉजेस एंड क्लॉजेस जॉइन टू मेक सेंटेंसेस इज नोन एज कलेक्शन, कॉलिक्वल, सिमेनेटिक्स या फिर सिंटैक्स। क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी, यानी सिंटैक्स। यानी इस तरह से जब स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं कंबाइन कर करके, एक तरह से ये स्ट्रक्चर तो बन रहा है ना, तो इस स्ट्रक्चर्स को स्टडी क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। ये भी आपको मैंने समझाया हुआ है, तो याद रखिएगा। और सिमेनेटिक्स का मतलब कहते हैं, सिमेंटिक्स का मतलब होता है कि अगर हम सेम अगर मीनिंग्स आ रही है, यानी मीनिंग्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? बोला जाए स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड सिमेनेटिक्स। एंड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, या वो स्ट्रक्चर जो हो सकते हैं सेंटेंस के भी हो सकते हैं, क्लॉज के भी हो सकते हैं, फ्रेजेस के भी हो सकते हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि इंग्लिश लैंग्वेज हैज कॉन्स्टेंट साउंड्स। हाउ मेनी कॉन्स्टेंट साउंड्स? 23, 24, 21 या फिर 22। क्या राइट आंसर होगा? 21 का सभी को पता होगा और आपको भी मैंने करवाया हुआ है फर्स्ट वीडियो में। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, यानी टोटल 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। जबकि हमारे टोटल अगर बोला जाए फोनेमी कितने होते हैं? टोटल 44 फोनेमी होते हैं, जिनमें से 24 जो होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इंग्लिश इन इंडिया इज इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, a global language, an associate language, a first language और a foreign language। इंग्लिश क्या है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ के अकॉर्डिंग इंग्लिश क्या है हमारी मल्टीलिंगुअल कंट्री में। हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो हमारा कंट्री क्या एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है ना। तो इंग्लिश क्या है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ये भी आपको करवाया हुआ है ना। तो अब बढ़ते हैं, तो आज के जो वीडियो में जो कितने क्वेश्चन हैं हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके आज का इंग्लिश का स्कोर कितना रहा, हिंदी का स्कोर कितना रहा, दोनों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के आपके वीडियो के क्वेश्चंस कैसे रखे जरूर बताइए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर डालकर आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कमेंट करके जरूर उसका आंसर दे दूंगी। और चैनल साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।